हेलो बच्चों, मैं रचित आपके लेकर के आ गया हूं एक और शानदार वीडियो ट्राइंगल्स, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने क्लास 10 के सिलेबस के लिए। राइट। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से किस किस पार्ट में, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सी में या फिर डी या ई में, कौन सेक्शन में हमारे पास इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई वांट टू सजेस्ट यू पीपल, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भूलना मत कि इसमें से हमारे 5 मार्कर भी कवर होते हैं। साथ ही साथ में यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन को भी हमें समझने हैं जो 1 मार्क में एमसीक्यू को कैसे बनाना है। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि वहां पर हमें ये भी ध्यान रखना है, अपने टाइम को सेव करना है एमसीक्यू वाले पार्ट में, क्योंकि यूज करेंगे हम इसे 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए और 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है वो देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले अगर हम जानना चाहेंगे ट्राइंगल्स में हम लोग इस बार क्लास 10th में क्या कवर कर रहे हैं, तो याद रहे कि इस बार जैसे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी था, इस बार हमारे पास है सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर है या नहीं ये पहचानते हैं, सिमिलैरिटी होती क्या है, थोड़ी उन बातों को भी जानेंगे। ठीक है, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर का मतलब क्या होता है। देखो, सिमिलर का मतलब और इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट के मतलब में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी क्या बताती है और सिमिलैरिटी क्या बताती है, ये दो अलग बातें हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एक बात समझ लो, सिमिलैरिटी स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ठीक है, दैट यू हैव अंडरस्टैंड एंड आल्सो लर्न इन द क्लास 9th, ये आपने 9th में पढ़ा है। तो क्या इसका यूज इसमें नहीं होगा सर? डेफिनेटली इट विल बी। और इस बार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सिमिलैरिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिमिलर फिगर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, जो सिमिलर फिगर है वो क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है एंड सिमिलैरिटी क्या है। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात कर लूं तो सिमिलैरिटी क्या है, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, कॉन्ग्रुएंसी में जो भी एक पर्टिकुलर फिगर है, अच्छा ये कब आ रहा है, तो 10th में आ रहा है। ठीक है, 9th वाला टॉपिक इसमें आ सकता है। इंट्रोडक्शन आपको कॉन्ग्रुएंसी को देखने को जरूर मिलेगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था कि व्हेन देयर आर टू गिवन टू फिगर, हमारे पास 2 फिगर्स हैं और वो दोनों के दोनों फिगर कैसे हैं, आपस में इक्वल है। जैसे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा आपको, तो वो आई एम हैविंग द 2 पाम्स। ठीक है, और ये दोनों पाम जो मेरी हैं, ठीक है राइट, मेरी हैं ऑब्वियसली, तो ये दोनों के दोनों पाम कैसे हैं, आपस में इक्वल है। जब मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। एकदम करेक्ट बात है। तो ये जो दोनों मेरे पाम से, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बिल्कुल बराबर है। शेप भी बराबर है और साथ में इन दोनों ही पाम्स का साइज भी इक्वल है। तो ये दो फिगर कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। बट अगर मैं यहीं पर एक कंपैरिजन कर लूं कि जस्ट सपोज इफ यू हैव सीन, कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं अपने पाम का ही कंपेयर करूं, मान लो देयर इज सम अदर स्टूडेंट और उसकी अगर मैं पाम को देखूंगा तो मेरी वाली पाम और उसके वाले पाम का जो शेप है वो तो सेम रहने वाला। भाई पाम तो हाथ हथेली रहेगी ना, पैर के पंजे थोड़ी ना बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन साइज में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फिगर है फर्स्ट, मेरी वाली पाम और मेरे स्टूडेंट के वाले पाम जो है, वो दोनों का फिगर कैसा है, सिमिलर है, इक्वल नहीं है। वो डिफरेंट हो सकता है, मे बी दैट विल बी आल्सो इक्वल, बट चांसेस कम है। ठीक है, तो वो फिगर्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। सिमिलर फिगर में जैसे कि अगर एक और बेसिक एग्जांपल देखें तो मैं बताऊं क्या है, ईफिल टावर है। ईफिल टावर की हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट बना हुआ है। लेकिन जब सम पीपल विल गो देयर, और जब वो वहां से आते हैं जरूर 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 एक कीचेन लेकर के आते हैं, यू पीपल हैव सीन। तो वो जो कीचेन है उसका साइज देखो, उसका शेप देखो, तो शेप आप पाओगे कि बिल्कुल ईफिल टावर का रेप्लिका है, बिल्कुल सेम है। लेकिन उसका जो साइज है क्या वो उतना ही बड़ा है? नहीं, क्योंकि वो तो की रिंग है। तो अब वहां से कंपेयर करो, वो उतना बड़ा साइज और फिर वो जा रहा है की रिंग में छोटा सा साइज। तो यहाँ पर बनने वाले दोनों फिगर, उनका शेप कैसा है, बिल्कुल एक समान है, एक जैसा है, एक बराबर नहीं है। एक जैसा और एक बराबर में अंतर होता है। ठीक है, तो एक जैसा है लेकिन एक बराबर नहीं है। तो ये फिगर्स क्या कहलाते हैं, ये फिगर सिमिलर कहलाते हैं। ठीक, हमारे क्लास 10th की अगर बात कर लें तो क्लास 10th में हमारे पास इन सब फिगर के बारे में बात नहीं होगी। ये जो जनरल प्रेडिक्शंस है, जनरल नॉलेज है, जो कि हमारे को मालूम होना चाहिए कि हम अपनी जनरल लाइफ में सिमिलैरिटी को कहाँ कहाँ पर देखते हैं। सही बात है। एक और सिंपल सा एग्जांपल है, यू पीपल मस्ट वेयर लाइक पेयर ऑफ सॉक्स। आप पेयर ऑफ सॉक्स पहनते हो, शूज पहनते हो। तो मान लेते हैं कि एक ए ब्रांड है और उसके एक ए ब्रांड का एक पर्टिकुलर जो डिजाइन है वो सेम है, लेकिन उसके कई सारे नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे कि 6 नंबर के शूज का जो होगा उसका साइज अलग होगा, 8 वाले का अलग होगा, 10 वाले का अलग होगा, 11 वाले का अलग होगा, लेकिन डिजाइन बिल्कुल सेम होगा। तो ये भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी सिमिलर फिगर के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सब सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका साइज में डिफरेंट है बच्चों, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक, तो यहां से कितना आइडिया तो लग चुका है कि सिमिलैरिटी एक्चुअली होती क्या है। सिमिलैरिटी हम लोगों को क्या चीज बताती है कि दो फिगर में क्या क्या चीज इक्वल है, क्या समानता है। ठीक है, क्या इक्वल है ये भी, लेकिन साइज इक्वल नहीं हो सकता।
ठीक, तो यहाँ से ये बातें समझ में आ चुकी हैं। अपने क्लास 10 की अगर बात कर लेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि ट्राइंगल्स के बारे में जनरली हम लोग बात करेंगे, ठीक है, या रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा छोटा डिफरेंस, इसमें शेप एंड साइज, यही बात तो मैंने बोली, अब इसको लिख भी देता हूं तो आपको याद रहेगी। शेप एंड साइज आर इक्वल, करेक्ट है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी। जबकि सिमिलैरिटी जो क्लास 10 में आप पढ़ रहे हो इसमें क्या है, शेप इज इक्वल या सेम, शेप इज सेम, शेप कैसा होगा, शेप विल बी सेम, शेप सेम होगा, बट साइज डिफर, बट साइज कैसा होगा, डिफर टू ईच अदर, ठीक है, साइज में डिफरेंट होगा, डिफर होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो सिंबल, एक ये पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है, एंड सेकंड पॉइंट पे आपको याद रखना है कि यहां पर अपने कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल तो याद ही होगा, इक्वल लगाया, दो लाइन खींची और उसके ऊपर ये ऐसे एक वेव बना दी, ये सिमिलैरिटी को दिखाता है, सिमिलर दिखाता है, एक जैसा दिखाता है, एक बराबर नहीं दिखाता। जबकि सिमिलर के लिए हम लोग ये, ठीक है, तो याद है कि सिंबल भी ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं कि कैसे भी ऐसे करके बना दिया, ऐसे नहीं बनाना, बिल्कुल मैं परफेक्टली बताऊं अगर तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियो एंड एंड हियो, राइट। तो ये जो फिगर बनता है ये किसका, ये जो शेप है वो किसका, ये सिमिलर के फिगर को दिखाता है। तो ये दोनों बातें डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो सिमिलैरिटी पढ़ते हैं वो पॉलीगन के अंदर पढ़ते हैं। क्या पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो पॉलीगन्स आर दोस रेगुलर दोस फिगर्स, पहली बात तो ये क्लोज फिगर होते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन्स आर क्लोज फिगर, पॉलीगन्स आर क्लोज्ड फिगर एंड दोस विल बी ड्रॉन विद द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से बनने वाले फिगर जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं, पॉलीगन है। अब कौन कौन से पॉलीगन आपस में सिमिलर हो सकते हैं, क्या एक ट्राइंगल एक स्क्वायर के सिमिलर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या एक ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल जो कि वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं बच्चों, डेफिनेटली हो सकते हैं। क्यों, क्यों हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो हमको क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअली ये हमारे को कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब हम छोटी सी बात और जानते हैं, क्या चीज, क्या जानेंगे कि अगर पॉलीगन को ले लें तो पॉलीगन का मतलब समझ में आ गया, अ फिगर विच इज ड्रॉन विद अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कि वी आर हैविंग लाइक हाउ मेनी साइड्स आर देयर आर 4 साइड्स, तो ये डेफिनेटली दिस इज अ पॉलीगन, ये पॉलीगन है, क्लोज फिगर है और स्ट्रेट लाइन से बना है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये कर्व लाइन है और कर्व लाइन पॉलीगन को नहीं शो करती है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसके बाद क्या है, अगर पॉलीगन में ही अगर सिमिलैरिटी देख लें तो कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी पॉसिबल है और कहाँ नहीं, ये भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो सपोज हम गोइंग टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे सिलेबस में ऑल्दो यही है, ट्राइंगल्स का एग्जांपल लें। इसके साथ में ही एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इजी सा लगेगा आपको। इसके बाद अगर सर्कल्स का एग्जांपल ले लें, सर्कल्स का, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो सर्कल समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे को एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लोगे, करेक्ट है। फिर मुझे क्या करना है, फिर से अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, बट इन दिस टाइम वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल आई डू, सिंपली 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। फिर से देखो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल ड्रॉ अ सर्कल, नॉट लुकिंग लाइक। तो यहां पर हम लोग क्या बात सीख पा रहे हैं, यहां बना दे रहा हूं, ठीक। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो दोनों अगर मैं बात करूं शेप की, तो ये शेप क्या है, सर्कल है, ये शेप क्या है, ये भी सर्कल है, तो शेप तो सेम हो गया। लेकिन क्या साइज बराबर है, साइज आप देख पा रहे हो क्योंकि एक की रेडियस दूसरे से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली द साइज विल बी आल्सो कैसा होगा, द साइज विल बी आल्सो डिफरेंट। इट मींस व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस साइड, यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि ये फिगर कैसे हैं, सिमिलर है, ये फिगर कैसे हैं, सिमिलर है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये कहीं पे भी आ सकती हैं, कहां पर, आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं, अगर केस स्टडी आ रही है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। सिलेबस में ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव करने को आएगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स होंगे, लेकिन अगर कभी सर्कल आ जाए और कभी स्क्वायर बेस्ड आ जाए या फिर कभी कोई क्वाड्रेटर बेस्ड आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। अब ट्राइंगल्स की अगर देख लें तो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि कौन सिमिलर हो सकता है। तो मैंने एक बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ये बनाया, एक और बनाया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ए बी सी एंड दैट इज पी क्यू एंड आर। नाउ लेट्स से कि ये 2 सेंटीमीटर ईच है, ये
5 सेंटीमीटर ईच है। अब अगर 5 सेंट ये भी क्या है, ये 2 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सोचो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के, क्या ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है? यस डेफिनेटली है, इट विल बी। क्यों? क्योंकि हर एक का एंगल भी देखो, हर एक का एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या पता समझ में आ रहा है बच्चे कि ये पूरा का पूरा फिगर क्या एनलार्ज हो गया है। अगर फिगर एनलार्ज हो जाए या कंप्रेस हो जाए तो समझ जाना कि सिमिलर है। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिमिलरिटी का ही कॉन्सेप्ट है। अगर फिगर एनलार्ज हो रहा है, जब मैंने एग्जांपल लिया था वो एफिल टावर वाला, तब मैंने क्या बताया था आपको, एक बड़ा सा एफिल टावर जो कि प्रेजेंट जहां कहां पर पेरिस में है, वो उसका रेप्लिका जो कीचेन के रूप में आपको दिख रहा है, दोनों में क्या है, मान लो उसको कंप्रेस करके छोटा सा रेप्लिका बना दिया गया उसका, उसके जैसा बना दिया गया, उसके बराबर नहीं, उसके जैसा बना दिया गया। तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है जिसकी 5 सेंटीमीटर साइड है, उसको कंप्रेस करते गए और जब 2 पे ले आए तो ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखने लगा। तो क्या ट्रायंगल का शेप चेंज हो गया बच्चे? नहीं, ये इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल ही है। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? यस डेफिनेटली, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करें, क्या ये आपस में सिमिलर हो सकते हैं? ये बात आपको सोचनी है, ठीक है, और इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। 2 सेंटीमीटर की ये लाइन है, ये हो गया मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, और ये साइड मैंने कर दी 4 सेंटीमीटर की, और ये कर दी मैंने 6 सेंटीमीटर। क्या ये सिमिलर हो पाएंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, फिर आंसर करेक्ट करूंगा मैं, वहां पर जो भी होगा वो मैं आंसर वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल ले ले, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, क्वाड्रेटर का भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर ले लेते हैं, देखो ध्यान से, एक और स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी साइड में डिफरेंस है। साइड डिफरेंस कैसे? मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, इसका हर एक एंगल भी देखो, हर एक साइड के साथ साथ अगर हर एक एंगल भी इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया, तो आप समझ जाना कि उसको कंप्रेस करा गया है या एनलार्ज करा गया है, ठीक है, ये बात आप समझ जाना। तो क्या ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर होंगे? डेफिनेटली दे विल बी आल्सो। क्यों? एक बात तो कि इसकी हर एक साइड 2 2 2 की है और ये 5 5 5 की है, और हर एक एंगल भी इक्वल हो, हर एक एंगल भी इक्वल हो, तो यहां पर साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब पहले वाले फिगर का पहला एंगल दूसरे वाले फिगर के पहले एंगल के इक्वल होना चाहिए, पहले वाले फिगर का दूसरा एंगल दूसरे वाले फिगर के किसी भी दूसरे एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही तीसरा चौथा भी, ठीक है, तो वो सिमिलर होगा। साइड इक्वल थोड़ी ना चल रही है, ये 2 है ये 5 है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनका एक बात तो बड़ी कमाल की है कि ये जब एक पर्टिकुलरली लार्ज हो रहे हैं, जब एक पर्टिकुलरली मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से चेंज हो रही है इसकी साइज, तो वो रेशियो में चेंज हो रही है। अब ध्यान से देखो कि इसका रेशियो ना बढ़ता जा रहा है, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं कि 2/5 का एक पर्टिकुलर रेशियो है, इसकी दूसरी साइड भी उसी फैक्टर में बढ़ गई होगी। 2 से 5 तक पहुंचने में जो फैक्टर काम कर रहा है, वही 2 से यहां भी इस वाली साइड को। ओके, तो जाहिर सी बात है 2 से 5 बन रहा है, दूसरी साइड भी 2 से 5 बन रही है, यानी कि वहां पे भी किसी पर्टिकुलर फैक्टर में ही बढ़ रही है, पर्टिकुलर मल्टीपल में ही बढ़ रही है। तो यहां पर अगर मैं रेशियो पता करूं पहली साइड का, तो 2 to 5 है, यहां पे भी 2 to 5 है, यहां पे भी 2 to 5 है, और यहां पे भी 2 to 5 है। रेशियोज अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब दूसरी बात क्या है, पहली बात याद रखनी है कि एंगल्स मस्ट बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल फ्रॉम वन फिगर टू अदर फिगर। सेकंड बात क्या याद रखनी है कि जो साइड के रेशियोज हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, साइड के रेशियोज इक्वल मतलब साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो दो बातों के बेस पर है, ठीक है। क्या सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर फिगर हैं? डेफिनेटली, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर में एक कॉमन बात है कि सबके जो ईच एंगल है, ऑल 4 एंगल्स की बात करें तो 90 90 90 90 है। क्या सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकते हैं? यस डेफिनेटली। क्या सारे स्केलिन ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके एंगल्स आपस में जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है, उसके एंगल्स आपस में जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। तो यहां पर हम लोग जो पर्टिकुलर फिगर्स हैं, जो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, वही आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, और जो नहीं है वो नहीं भी होंगे, ठीक। चलिए, यहां से इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि पॉलीगन्स में सिमिलरिटी कैसे लगानी है। अब पॉलीगन नहीं है तो भी कैसे, ये पॉलीगन नहीं है, ये सर्कल पॉलीगन थोड़ी है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रहा है, इसीलिए, लेकिन ये भी सिमिलर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इतनी बात भी क्लियर हो चुकी है।
5 मार्क्स में देखने को मिलती है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या है? 5 मार्क्स में जो थेल्स थ्योरम दिखेगी वो दिखेगी 3 मार्क्स की, और प्लस 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। तो ये कॉम्बो लगभग पिछले कई सालों से आ रहा है, 16 17 18 19 देखते आओगे थेल्स थ्योरम आपको देखने को मिलेगी। तो 5 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हो थेल्स थ्योरम, मेरे प्यारे बच्चों अभी के अभी ध्यान से सीख लेना, ठीक है? ऐसा सीखना कि दोबारा भूलो नहीं, और अपने आस-पास 4 बच्चों को और बता पाओ, भैया हमको आती है थेल्स थ्योरम, हम पढ़े हुए हैं, हमको देखो, हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? चलो अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, अच्छा अब 5 मार्क्स में अगर आ गई तो आएगी, क्या आएगी? स्टेट, स्टेट एंड प्रूव, क्या लिखा होगा? स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तब ये आएगी तो 5 मार्क्स में आएगी। तो स्टेटमेंट के मार्क्स मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट के मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद आप इसका प्रूफ भी लिखोगे। तो थेल्स थ्योरम, पहली बात तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम के बाद इसका स्टेटमेंट समझाता हूँ। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होती है किसमें? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है? तो जो थेल्स थ्योरम अप्लाई होती है बच्चे, जो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी वो कहाँ होगी? वो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में अप्लाई होगी, ठीक? तो हम लोगों ने क्या करना है? एक ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है? एक ट्राइंगल बना लेना है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक? अब थेल्स थ्योरम जब अप्लाई होती है तो ट्राइंगल में होती है, हमने ट्राइंगल बना लिया, कोई भी ट्राइंगल स्केलिंग बना लिया मान लेते हैं। अब इस थेल्स, अच्छा रेड कलर से नहीं थे, वेट 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 वेट, एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? नाउ वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स ऑन 2 डिफरेंट साइड्स, और उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है? नाउ वी व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन टू डिफरेंट, two point, two distinct point on two different sides, D and D. When we have joined them, then अगर if DE is parallel to BC है, तो कंडीशन क्या है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन बना दी जाए जो कि एक किसी भी एक साइड के क्या है? पैरेलल है, जो साइड है वो किसके पैरेलल है? तो एक गिवन ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, और ये अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये जो साइड है जो हम लोगों ने बनाई, जो कि पैरेलल टू थर्ड साइड है, अगर हम बात करें थर्ड साइड इसलिए बोलते हैं कि 2 साइड पर हम लोगों ने पॉइंट्स ले हुए हैं, तो जो थर्ड साइड ये पैरेलल एक लाइन है, वो बाकी 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, बाकी 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है? ये बात याद रखोगे, ये बात याद रखोगे कि क्या करना, क्या हमको बोलना है कि अगर हमने ये आपसे कहा कि अगर इफ सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, इफ सपोज देयर इज अ ट्रायंगल एंड इफ वी विल ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इज विल डिवाइड other two sides in the equal ratio, divide other two side in the equal ratio। बेटा भूलना नहीं बात ये, ठीक है? ये बात भूलना नहीं, ठीक है? फटाफट से ट्रायंगल बना लो। और एक और बात है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो क्या है? वो जान लो कि कितने मार्क्स में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको कम से कम 5 मार्क्स में देखने को मिलेगी। कितने मार्क्स में देखने को मिलेगी? तो कम से कम आपको 5 मार्क्स में ये थ्योरम आपको देखने को मिलेगी। बेसिक में ज्यादा चांसेस है, स्टैंडर्ड में थोड़े से कम चांसेस है। स्टैंडर्ड में भी कौन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन वहां पे क्या चांसेस है वो भी देख लेंगे, ठीक है? उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसमें क्या करना है। हाँ चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि स्टेट एंड प्रूफ, आगे हमारे पास क्वेश्चन आया 5 मार्क में आएगा तो स्टेट एंड प्रूवमेंट दोनों आएगी, और अगर स्टेटमेंट उसने दे दिया बना बनाया तो वो आपसे थेल्स थ्योरम प्रूव करवाएगा, और 2 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन इसके बीच में डाल देगा, ठीक? वो क्वेश्चन क्या है वो हम आगे बात कर लेंगे। ट्रायंगल बना हुआ है, स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लिखेंगे इफ अ लाइन, इफ 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 अ लाइन पैरेलल टू a side of a triangle, of a triangle, if a line parallel to a side of a triangle divides, एक मिनट का, if a line parallel to a side of a triangle intersect
if a line intersects two lines intersects two lines at two distinct points क्या मैं बोल रहा हूं, मैं लिखता भी जा रहा हूं, आपको डायग्राम समझाता भी जाऊंगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस other two lines at two distinct point, एक पॉइंट ही एक पॉइंट है, ठीक है, at two distinct point, ठीक है, will divide those lines in equal ratios, ठीक है, याद रखोगे। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विल डिवाइड दोस लाइंस इन इक्वल रेशियो। अब ये बात हमको ना प्रूव करनी है, अब इसका मतलब क्या है वो भी जानेंगे और ये बात हमको प्रूव भी करनी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अच्छा एक और बात है, ये थ्योरम थ्योरम है, इन शॉर्ट इसको बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये तो हो गया स्टेटमेंट, ठीक, ये बन गया डायग्राम। अब इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैंने एक बात बोली तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है ये लिखेंगे। गिवन के बाद हम लिखेंगे इसमें हमें प्रूफ क्या करना है वो, और कंस्ट्रक्शन की नीड है तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ पर नीड है, और फिर उसके बाद हम लोग ना उसका प्रूफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चार बातें हमको याद रखनी है। आई गेस डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्या बोला है, एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल साइड हम लोग ड्रॉ कर दें, तो अगर ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइंस को डिवाइड कर रही है, तो याद रहे कि वो दो लाइनें हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई एक चीज को डिवाइड करते हैं तो वो दो रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अगर दो रेशियो में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो तीन में करेंगे, तीन में डिवाइड होगी। मान लो एक लाइन है और इसका नाम है ए बी, ये पी पॉइंट है, यहाँ बीच में आ गया। अब इस पी पॉइंट ने ए बी को दो डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करा है, मान लो एम और एन, आपने ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग रेशियो है, ये इसके अलग अलग क्या है, रेशियो है। रेशियो मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पार्ट 8 सेंटीमीटर होगा, तो 2:8 में डिवाइड हो गई, मतलब 1:4 में अगर सिंप्लीफाई करा जाए, ये तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो ऐसे ही डी ने इसको कुछ रेशियोज में डिवाइड कर दिया होगा, और जो रेशियो ये है, मान लो ये 1:2 है, तो ये भी 1:2 ही आएगा। ये बीपीटी कहते हैं। ये कौन कहता है, ये बीपीटी कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेशियो में क्या डिवीजन हुआ है ये मतलब समझ में आ गया होगा, रेशियो क्या है वो समझ में आ गया होगा, डिवीजन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि गिवन में क्या है, गिवन में लिखते हैं सबसे पहले इन अ ट्राइंगल, ये बात आपको पता होगी, इन अ ट्राइंगल एबीसी क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी है, पहली बात आपने ये लिखी बड़े प्यार से। अब टू प्रूफ क्या है, और कुछ नहीं है, डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी होना चाहिए, बात है। फिर टू प्रूफ क्या है कि साइड्स जो है वो क्या हो गई हैं, इक्वली डिवाइड हो गई हैं, या इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। तो पहली ए बी साइड दो रेशियो में डिवाइड हुई, एडी और बीडी, तो जो इनका रेशियो है बेटा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, जो बगल वाली साइड आप देख रहे हो वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एई और ईसी के, और वो कह रहा है कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहां से एक ज्वाइन कर दो पहले तो, ठीक है। दूसरा यहां से एक बड़ा प्यारा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और यहां से भी बड़ा प्यारा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इसका नाम हो जाएगा डी एम, इसका नाम हो जाएगा ई एन, ठीक है। और ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइनिंग डीसी एंड बीई, ठीक है। और क्या करा हम लोगों ने, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर सिंबल बनाया, डीएम परपेंडिकुलर करा हम लोगों ने एसी पर, एंड एन लाइन ई एन परपेंडिकुलर कहां पर है, ए बी पर। ये दो बातें हो गई, ठीक है। तो ये दो बातें समझ गए कि ज्वाइनिंग डी सी एंड बी, डी और डी से सी को ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे बी से ई को ज्वाइन कर लिया है, और ये हम लोगों ने डी से एम, ए सी पे परपेंडिकुलर नाम डीएम, और ई से एन पे परपेंडिकुलर हम लोग नाम ई एन डाल दिया। अब हम लोग जो प्रूव करने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें जो यूज करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टी किसकी यूज, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। सबसे पहले आप यही वाला फॉर्मूला लिख दोगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, पहले एक फॉर्मूला लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस इनटू हाइट। अब याद रखना ये सब बातें हैं, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात बताओ, अब इसको मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ वो देखो। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एडी और बीडी। अब एडी अपॉन बीडी चाहिए, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि एडी कौन से ट्राइंगल का बेस है एंड बीडी कौन से ट्राइंगल का बेस है, तो उन्हीं के एरिया लेकर के बाद में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो अगर मैं एडी की बात करूं तो एडीई एक ट्राइंगल है, एडीई एक ट्राइंगल है जिसका एडी एक बेस है। ये भी ध्यान देना है कि क्या उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, ये भी ध्यान देना है क्या उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो यस, एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज ई एन। एक तो ट्राइंगल हमको एडीई मिल गया, दूसरा ट्राइंगल लेंगे जब तो बीडी दो ट्राइंगल का बेस है, एक बीडीसी है और एक बीडीई है। आपको कौन सा लेना है, बीडीई वाला, ऊपर वाला। बीडीई वाला कौन सा वाला, ऊपर वाला, बीडीई वाला, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल लेने हैं और इनके एरिया देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए आर फॉर एरिया, ब्रैकेट खोला, ट्राइंगल बनाया, क्या लिखा, एडीई, ब्रैकेट क्लोज, हाफ। बेस क्या ले रहे हैं, बेस हम लोगों ने लिया हुआ एडी और इस पे हाइट क्या ड्रॉप कराई है, ईएन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। फिर हम लोग इसी जस्ट नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई लेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, इस बार जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया हाफ और बेस हम लोगों ने बीडी लिया है, लेकिन जो बीडी पे हाइट ड्रॉप होने वाली है वो क्या है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। एक छोटी सी बात देखना, मान लो अगर ये ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब मैं इस ट्राइंगल में बोलूँ कि बेटा इसमें हाइट ड्रॉप करो और वर्टेक्स ले लो ये वाली, तो आप क्या करोगे, यहाँ ये तो हाइट है नहीं, क्या ये हाइट है नहीं, तो आप क्या करोगे, सर इसको एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो। क्योंकि इसकी जो इस ट्राइंगल की हाइट ये क्या है, पर्टिकुलरली यही तो है इसकी हाइट। ये हाइट तो यही रहेगी ना, बट ये हाइट आप देख रहे हो इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ ड्रॉप हुई है, इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ गिराई गई है, ठीक। तो अब इसी तरह से अगर ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है, क्योंकि 90 तो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इसकी हाइट कहाँ होगी, सामने वाली वर्टेक्स से। अगर मुझे इस बेस पे हाइट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इस सामने वाली वर्टेक्स से ये चला, ठीक है। तो बीडी बेस तो वही रहेगा, लेकिन इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ईएन हो जाएगी, ठीक है। यहां पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो बीडी के साथ बेस ले रहे हैं तो यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, ईएन ही रहेगी, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। इसी वक्त इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो, क्या करा दो, डिवाइडिंग। बच्चे बहुत ध्यान से देखना, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1, 2/1 बिल्कुल ऐसे ही लिखना। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पर विल गेट एन अदर इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है वो देख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एंड दैट इज इक्वल, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी आ गया। इक्वेशन नंबर हो गई 3rd, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई, इक्वेशन नंबर हो गई 3rd, ठीक। अब देखो सेम प्रोसेस वी विल डू बट ऑन द राइट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। ये था इसका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, यहां से डिवाइड कर लो। ये लेफ्ट पार्ट हो गया, एडी और डीबी का रेशियो हमको देखो बनता हुआ दिख रहा है। अब राइट पार्ट पर आ जाओ, अब राइट पार्ट को देखो, राइट पार्ट को देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं। अब जरा ध्यान देखो, अब हम लोग यही यही सेम प्रोसेस वी विल डू बट इस तरफ करेंगे। तो अगर इस ट्राइंगल को फिर से देखें तो भैया एक बात बताओ, क्या इस ट्राइंगल में क्या कभी एडी ही हमेशा बेस रहेगा, क्या ए ही बेस नहीं हो सकता, बिल्कुल सकता है। बस ध्यान रहे क्या इस तरह से कोई हाइट गिराई गई है, यस गिराई गई, दैट इज एम डीएम। तो फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार ए आर ट्राइंगल ए डी ई के आगे जब हाफ बेस इंटू हाइट लिख रहे होंगे तो ए ई बेस हो जाएगा लेकिन हाइट डीएम हो जाएगी, ये तो हाइट इस पर ड्रॉप होगी। और अब इसका जो राइट वाला पार्ट में ट्राइंगल ये ले रहे हैं, मैंने क्या कहा था आपसे, दो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें एडी डीबी रहेगा, उधर ए और ईसी रहे। तो ईसी ट्राइंगल की अगर बात कर लें तो ईसी एक ईसी बी में भी आ रहा है और ईसी डी में भी आ रहा है। हम लोग कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं, ईसी डी, ऊपर वाला, नीचे वाला फिर से ड्रॉप कर रहे हैं और ईसीडी को ले रहे हैं। तो ये ट्राइंगल ईसीडी पर आ गया। इसमें बच्चों क्या होगा, हाफ बेस क्या लेंगे, ईसी, और हाइट क्या जाएगी, डीएम। ये भी वही है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसकी हाइट सामने वाली वर्टेक्स अगर गिराई जाएगी तो इस ट्राइंगल के बाहर आएगी। अगर फिर भी अगर आपको और ध्यान से समझना है तो ध्यान से देखो, ये डी है, ये ई है और ये सी है, इसको ज्वाइन करा रहे हैं अगर तो ये ट्राइंगल ये ऑब्ट्यूस है, तो इसकी हाइट जाहिर सी बात है यहाँ आएगी। ट्राइंगल की ऊंचाई होगी अगर इसकी बेस को ले रहे हैं तो वो ये ड्रॉप्ड है। यहाँ पर देखो तो इसका नाम एम है,
ठीक है भाई, क्लियर। तो EC के साथ मल्टीप्लाई कराने पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी हाइट में DM, ये लिख दिया। फिर से डिवाइड करा देंगे, फिर से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करा दो। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, अच्छा इसके इक्वेशन के नाम नहीं दिए, तो 3 तक हो गई थी, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। मैं कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे अलग से मेथड हो सकते हैं, बट ये सबसे बेसिक मेथड है जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, और बड़े आराम से हो जाता है ये। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ बाय फोर्थ बाय फिफ्थ, तो डिवाइड कराएंगे बच्चे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल है, DM से DM कैंसिल है, तो क्या बचेगा, AE अपॉन EC बच जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। सारा खेल हो चुका है। अगर मैं थर्ड और सिक्स वाले इक्वेशन को देखूं, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट इक्वल अगर हो जाएं, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, तो यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। लेकिन इसके लिए इसके लेफ्ट पार्ट को इक्वल होना पड़ेगा। इफ इक्वल्स आर इक्वल टू टू थिंग्स देन दे विल बी आल्सो इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज आपस में अलग अलग चीजों के इक्वल हैं और वो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ये यूक्लिड में क्लास 9 में पढ़ा जाता है आपको, एक एग्जाम है। तो लेकिन यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ तो ADE मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन नीचे वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर की बात करें BDE की, और यहाँ पे ECD है, ये आपस में इक्वल नहीं है। क्या कोई तरीका हो सकता है सर कि आपस में इक्वल हो जाए? डेफिनेटली हो सकता है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल ECD ये कैसे आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से, बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। मान लो कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और मैं इस बेस पर एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसका नाम है ABC। एक सेम बेस को लेकर के एक और ट्रायंगल बनाता हूं जो कि इस पैरेलल लाइन पे जाकर रुक जा रहा है, जिसका नाम है BDC। ये दोनों ही ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन बने हुए हैं और साथ में सेम ही बेस बने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर टू पैरेलल लाइन के बीच में ऑन द सेम बेस कितने भी ट्रायंगल बना लें, टू पैरेलल लाइन के बीच में ऑन द सेम बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना लें, उन सब के एरिया आपस में इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेस तो सेम है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ BC और हाइट अगर बात कर लें, तो इसकी हाइट ले लेते हैं AM और इसकी हाइट लेते हैं DN, करेक्ट है। तो क्या ये हाइट आपस में इक्वल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी सर? क्योंकि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑल द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। ठीक है, इस बात के मद्देनजर अगर देखें तो इसका मतलब है कि जो इसका एरिया होगा वही DBC का भी होगा। लेकिन ये क्या प्रूव करना है सर? नहीं, ये पता होना चाहिए। जब बातें पता होंगी हमारे को, उसके पीछे के रीजंस पता होते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी जल्दी याद हो आते हैं, और नहीं याद हो तो हम अपने आप से रिकॉल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि वो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे वही उसकी इस BBT की सबसे इंपॉर्टेंट जो जान है वो स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट के बिना होगा नहीं। अब वो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, क्या जो समझाया वही लिख रहा हूँ। पहले इसलिए डायग्राम बनाया था तो BPT लिख के दिखाई, अब वो डायग्राम बनाया था उसके बेस पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है और क्या बोला है? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सिंस बिटवीन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या चीज ले रहे हैं पहले वो बताते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंस एरियाज ऑफ triangles on same base areas of triangles on same base and between two parallel lines are equal in areas। r क्या चीज? इक्वल। अच्छा, एरिया लिखा है तो r इक्वल लिख दो, एरिया तो स्टार्टिंग में लिख लिया था। r इक्वल क्या होते हैं आपस में? इक्वल होते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर ये एरियाज आपस में इक्वल हैं, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के इक्वल हो जाएगा। ठीक ठीक, अगर ऐसा हो गया तो इसकी जगह पे इस वाली बात को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में रिप्लेस कर देंगे। तो नया इक्वेशन जो बनेगी 7th, वो क्या बनेगी वो हम जानते हैं। तो बस यहाँ पे ADE के प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं
सॉरी इस ECD के प्लेस पे, इस ECD के प्लेस पे हम रखने वाले हैं BDE। चलो तो क्या बन जाएगी नई इक्वेशन जो अब बनेगी, वो बनेगी ऊपर की तरफ हमारे पास इक्वेशन चल रही थी, वो क्या थी? एक बार वापस देख लेते हैं कि इक्वेशन हम लोगों ने 6 वाली जो 6 वाली बनाई वो क्या बनाई थी? ADE ECD, ADE और ECD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल जहां पर ECD लिख रहे हैं, जहां पर ECD लिखा हुआ है कम ECD, वहां पे क्या लिख देंगे? BDE लिख देंगे। क्या लिख देंगे वहां पर? BDE लिख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख देंगे। तो ऐसा करने पे जो साइड वाली राइट हैंड साइड वो चेंज होने वाला नहीं है। इधर की तरफ चला था क्या? वो था AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर हो गई है 7। अब जरा मैं ये जो इससे प्रीवियसली एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ADE BDE AD अपॉन BD, ठीक है, वो भी सेम इक्वेशन। बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7, बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7 से अगर देखें तो व्हाट विल बी द आउटपुट बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड अगर 7 से देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE BDE तो लेफ्ट पे इक्वल है ही, सेम जा रहे हैं, तो यहाँ वाली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। और वो क्या है? AD अपॉन यहाँ दिखा देते हैं क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, AD अपॉन DB AD अपॉन DB इक्वल टू क्या चीज? AE अपॉन EC। और आपने यहां तक लिख दिया, हेंस प्रूव्ड, प्रूफ और आगे बढ़ गया। तो ये जो थ्योरम है बेटा, वो कम से कम आपके कुछ नहीं तो 5 मार्क्स में देखने को तो मिलने ही वाली है। 5 मार्क्स में ये थ्योरम आप देखोगे, आप समझ लो 5 मार्क्स से टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक ट्राइंगल क्वेश्चन आता है। अगर वो ट्राइंगल का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिखेगा तो वो आपसे स्टेटमेंट नहीं लिखाएगा, सीधा प्रूफ करा देगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लगभग 99% चांस हर बार थियरम थ्योरम के हैं, पिछले कई साल से आ रहा है, इस पर भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कॉन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम भी देख लेते हैं। कॉन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम क्या कहती है? कॉन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ABC फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग बात करें कॉन्वर्स ऑफ थियरम हमसे क्या, ऑल्दो इसका प्रूफ आता नहीं बट फिर भी देख लो। अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें दैट इज DE, दैट इज DE। अब शर्त क्या है? कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स जस्ट उल्टा है। इफ दिस साइड डिवाइड्स द आइदर टू साइड्स इनटू द इक्वल रेशियो, मतलब अगर AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC है और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट कि जो DE है दैट विल बी आल्सो पैरेलल टू BC ही होगा। इसके यूज पर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, इसके बेस पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो दो रेशियोज में डिवाइड हो रही हैं, ये वाली साइड दो रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये वाली साइड दो रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये रेशियोज आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियोज इक्वल है तो डेफिनेटली द लाइंस मस्ट बी पैरेलल, यही कॉन्वर्स है। ठीक, इसका यूज क्या है अपने क्वेश्चन में देखते हैं। उससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। गिवन, अब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ BPT है क्या सर? नहीं, सिमिलैरिटी भी है। दो टॉपिक है इसमें, एक तो BPT है, तो BPT वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे और सिमिलैरिटी वाले भी देखेंगे। अब सिमिलैरिटी क्या होती है? तो BPT का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है क्योंकि सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी समझ लो। सिमिलैरिटी के लिए भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है। क्या है? डबल ए क्राइटेरिया, कुछ नहीं है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, आपने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, ऐसे ही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के भी क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से हैं? डबल ए, ट्रिपल ए, पहले कंसेप्ट सीख लो, कंसेप्ट सीख लो, क्वेश्चन बनाओगे तो आसान लगेगा। इसके बाद SSS और इसके बाद SAS, ये आपको 4 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। 4 क्राइटेरिया यू विल सी हियर। ठीक है, इनका यूज क्या है, किस तरह से इसमें इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेते हैं। मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल है PQR। ठीक है ना, यहाँ से देखना, these two triangles can be similar by using these criteria if, डबल ए मतलब दो एंगल, if suppose B
क्यू के इक्वल है एंड सी आर के इक्वल है। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये दो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कैसे हैं आपके, सिमिलर है। ठीक, ट्रिपल ए का मतलब क्या है, तीन एंगल आगे होंगे, देयर विल बी थ्री एंगल्स, राइट, पी क्यू आर। तो अगर ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के और सी इक्वल है आर के, तो भी ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एस 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 क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर, एक बार कंसेप्ट आ गया, क्वेश्चन तो अपने आप बना लोगे। मान लो ये 2 है, ठीक है, ये 3 है एंड 2 है, ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लो ये 5 है और फॉर अ वाइल इट विल बी, और ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है। ठीक, 4 है, 6 और ये 10 है। अब मुझे बताओ कि पहली दो साइड का रेशियो आपस में कैसा है, 1/2, दूसरी 1/2, 5/10 करेंगे 1/2, 3/6 करेंगे 1/2। तो सारी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल आ गए। मतलब अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो गया, तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया, तीनों साइड के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड से इक्वल है, तो ये एस 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 क्राइटेरिया के अंदर आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पर शर्त क्या है कि तीनों के होने चाहिए, और अगर सर दो के ही मिल जाए, मान लो हमारे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती है, एबीसी है बड़ा ट्राइंगल, एक और ले लेते हैं पी क्यू आर, इसमें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। सर ए बी अपॉन पी क्यू 1/2 है, पी क्यू बी सी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन, अगर हम लोग यहाँ से ये वाला रेशियो पता करें, ए सी 3 अपॉन पी क्यू पी आर 6 है, तो 3/6 करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा। तो क्या ए सी अपॉन पी आर भी इक्वल है सर? सर बी सी अपॉन क्यू आर नहीं मिल रहा है, कौन सा क्राइटेरिया लगा लें, क्या ऐसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक चीज मैं आपको गिवन कर दूं कि इनके बीच का एंगल 60 है और इनके बीच का एंगल भी 60 है, तो सर डेफिनेटली डेफिनेटली, तो अगर मैं ये चीज देख लूं क्या एंगल ए और एंगल पी भी आपस में इक्वल है, तो भी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय द क्राइटेरिया एस ए एस। अब शर्त क्या है और गलतियां कहाँ होती हैं वो देख लो। इसकी शर्त ये है कि जो भी टू साइड्स के रेशियोस बना रहे हैं, जिन भी टू साइड के रेशियो को इक्वल करा रहे हैं, द एंगल मस्ट बी बिटवीन देम ओनली, द एंगल विच इज गिवन, ये इक्वल है, जो इक्वल एंगल है वो इनके दोनों साइड के बीच का ही बनना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल ही होना चाहिए। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगी ये तो क्या सर, तो सर क्या इसमें एस ए एस लग सकता है क्या, बताइए, तो क्या लग सकता है? नहीं, एस ए एस अगर आप उसका क्राइटेरिया का नाम ही देखोगे तो एस ए एस है, साइड एंगल साइड है, साइड आ रहा है फिर एंगल आ रहा है फिर साइड है, साइड एस एस ए नहीं है कि दो साइड और एक एंगल यूज कर लिया, ऐसा नहीं है, इसका नाम ही वही एस ए एस। तो एंगल जब यहाँ पे दो साइड के बीच का है इंक्लूडिंग एंगल है, तो यहाँ पे भी इनके बीच का ही होना चाहिए। इस केस में ये दोनों सिमिलर नहीं है, पहले वाले केस में जो मैं लिखा था उसमें सिमिलर थे। ठीक है, ये एंगल कहां होना चाहिए था बच्चों, इनके बीच में। क्राइटेरिया समझ में आ गया? चलिए, ये कब काम आएगा, जब हमको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कराने होंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके टाइप 1 पे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारा का सारा टाइम जो अभी तक लगा वो कॉन्सेप्ट पे था और आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आराम से कॉन्सेप्ट आपको समझे भी होंगे। अब आते हैं, क्या लिखा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स पेयर ऑफ सिमिलर। तो अगर मेरे को दो एग्जांपल देने हैं और दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो क्या देंगे हम लोग? मैं सिंपल सी बात है, एक तो एग्जांपल दूंगा इक्वेटर ट्रायंगल का, एक दूंगा सर्कल का। तो एक एग्जांपल हो गया सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस, विथ डिफरेंट रेडाई। ठीक है, एक का 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले बता दिया था। एक और एग्जांपल देना है तो मैं दे दूंगा क्या, इक्वेटर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, नॉन सिमिलर फिगर की बात कर लें तो नॉन सिमिलर फिगर अगर देखें तो दो एग्जांपल मेरे को देने हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में तो कुछ भी दे दो, लाइक नॉन सिमिलर है तो एक तो ऐसा दे दो कि लाइक 2 स्केलिन ट्रायंगल, ये सिमिलर हो भी सकते हैं नहीं भी सकते। अच्छा, तो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी दो फिगर ले लो जो कि आपस में सेम ही नहीं है, जैसे कि वन ट्राइंगल स्क्वायर, एक ले लिया हमने क्या, स्क्वायर
एंड सर्कल, क्या ये आपस में कभी भी सिमिलर हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। एक स्क्वायर के साथ ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स, उसने ये तो कहा नहीं कि एक ही जैसा दिखे, हम कोई भी ले लें, यहाँ पर सिमिलर कभी भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं है। हम शेप सेम नहीं लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो इक्विलेटरल हो, कभी भी सिमिलर हो ही सकते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं। वी आर हैविंग दिस रोम्बस एंड दिस स्क्वायर, क्या ये सिमिलर होगा? आप सोचो सर साइड इक्वल है तो क्या सर सिमिलर हो सकते हैं? एक तो ये तरीका है कि एस अगर साइड के रेशियो रहेंगे तो हमेशा इक्वल आएंगे। क्या देखो 1.5 से 3 हो रहा है, 1 बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एंगल भी इक्वल है? एंगल इक्वल नहीं है। क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है क्योंकि एंगल पी जो है, एंगल अगर मैं ए की बात करूं तो एंगल ए 90 है, बट एंगल पी भी 90 है क्या? नहीं है। अब सिमिलर फिगर का सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि एंगल सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या आगे साइड आगे नहीं होंगे। साइड के रेशियो तो इक्वल है सर, लेकिन क्या एंगल भी इक्वल है? नहीं है। इसलिए सर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। आर दे सिमिलर? नो। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंपल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट क्या चीज? इक्वल। ठीक है, अगले पर आते हैं। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स सोचा है, बीपीटी में यूज होने वाले क्वेश्चन, जो बीपीटी में नहीं, मैंने कहा था 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। ठीक है, जो बीपीटी से लगे होते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक, कैसे करना है इन द गिवन, इसमें 2 चीजें यूज होंगी, इसमें बीपीटी भी यूज होगी, कॉन्सेप्ट भी देख लो कौन सा यूज करेंगे हम लोग इसमें, बीपीटी और कॉन्वर्स बीपीटी भी यूज करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज करने वाले हैं। कैसे? देखो हमें ना शो दैट पे आते हैं। शो दैट में क्या है कि EF चाहिए QR के पैरेलल सर, तो EF और QR पैरेलल चाहिए। बस आप ये देखो कि EF और QR जो है ना, जो EF है और QR है, जो EF है और QR है, ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रहा है? ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? तो EF और QR, तो QR से देखो बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड है QR, तो QR से ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है ना। और EF इस PQR के बीच में ही आ रहा है। आपने A देखा है? A देखा है ना, ये कुछ ऐसे ही बनता है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि ये दोनों फिगर सिमिलर भी है और ये लाइन पैरेलल है अगर, तो ये बीपीटी भी फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ए जैसा फिगर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बड़े ट्राइंगल में बीपीटी लगानी है या कॉन्वर्स लगाना है, तो ये भी समझ लेते हैं। अगर मुझे साइज पैरेलल प्रूफ करानी पड़े, साइज पैरेलल प्रूफ करानी पड़ती है, जब कोई भी साइज क्या करानी पड़ती है? पैरेलल, तो पैरेलल में हमेशा कॉन्वर्स लगता है, कॉन्वर्स, ठीक है ना। और कॉन्वर्स के लिए साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको देखूं EF को, इसके पैरेलल प्रूफ कराना है, तो ये E पे कट कर रही है, F पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि PE और EQ का रेशियो और P ऑफ और FR का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा करके हम इसको इजीली प्रूफ कर देंगे। बट क्या ये इक्वल है आपस में या नहीं है, तो कैसे करें? क्योंकि गिवन तो कहीं नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। जब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पैरेलल वाली, तो इसके लिए बीपीटी लगेगी। क्या लगेगी? बीपीटी। बस आपको ये देखना है कि जो DE है और OQ, DE और OQ कौन से दो ट्राइंगल में आ रही है, तो ध्यान से देखना, DE और OQ आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अब बड़े बड़े ट्राइंगल का नाम लिखना है। इन ट्राइंगल POQ में एंट्री करी, क्या लिखा? DE पैरेलल टू OQ। POQ में एंट्री करी और DE पैरेलल टू क्या आ गया? OQ आ गया। तो क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी से, बाय बीपीटी वी विल सिंपली से दैट कि भाई ऐसा है, अगर साइड्स के रेशियो आपस में क्या हो, साइड्स के सॉरी, अगर लाइंस कैसी हो जाएं पैरेलल, अगर लाइंस कैसी, भाई यहाँ देख लो, थोड़ा सा अलग करके बताते हैं आपको। ऐसे बना है ना, P, ये O, ये Q, और यहाँ पर एक लाइन गई है ऐसे पैरेलल, दैट इज E एंड दैट इज D। अगर ये दो पैरेलल है बच्चे, तो PE अपॉन EQ किसके इक्वल होगा? PD अपॉन D क्या हो जाएगा? तो ये लिखेंगे बाय बीपीटी क्या चीज? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD अपॉन DO हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये हो गया। अब यही काम करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे कहाँ पर? ये हम लोग काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, अब यही काम करेंगे लेकिन कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इस ट्रायंगल में एंट्री करो। ठीक, और ये देखो पैरेलल जा रही है, सॉरी ये पैरेलल जा रही है इसके। ठीक है, तो क्या PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल बी, है ना, डेफिनेटली। तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल POR में एंट्री करी और क्या लिखा?
जो डी एफ है दैट इज पैरेलल टू क्या है, ओ आर के है। तो फिर से लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी व्हाट वी कैन से अबाउट कि जो पी डी अपॉन डी ओ है वो किसके इक्वल है, वो है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 से अगर देखें पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल, तो पीई और ई क्यू का रेशियो भी इसके इक्वल आ जाएगा बगल वाले के। तो क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर देखें तो क्या ऑप्शन मिल रहा है, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी अपॉन ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो क्या लिख देंगे बच्चों, पीई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। बोलो बस सही है, इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बड़ी मेजर बात हमको पता चल गई, ये तो स्टार्टिंग में बात गई थी आपसे, अगर बड़ी ट्रायंगल को देखें या इन ट्रायंगल, नाउ वी राइट डाउन इन ट्रायंगल, अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो एंड पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो आपस में इक्वल मिल गया है। तो क्या अंदर बने, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अब देखो अगर पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इन दोनों के रेशियो मिल गए, तो ये जो ई और एफ से यही लाइन तो बन रही है, तो ये वाली लाइन क्या इसकी पैरेलल नहीं हो जाएगी, लेकिन बाय सी बीपीटी से, यानी कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय सी बीपीटी मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, व्हाट वी कैन से अबाउट द लाइन ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर एच पी। सही है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, तो पहले हमको क्या करना है, हमें उन दो ट्राइंगल्स पे एंट्री करनी है जहां पर लाइंस पैरेलल मिल रही हो, वहां पे बीपीटी लगा दो, और जो प्रूफ करना है वो देख लो, पैरेलल प्रूफ करना है कि रेशियो इक्वल कराना है। अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो हमको सीबीपीटी का ही सहारा लेना पड़ेगा आखिरी में जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, सी ए एम, ये माइनस नहीं है बेटा, दैट विल बी व्हाट, दैट इज सिमिलर का सिंबल है। ठीक है, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन और एक थोड़ी सी कैलकुलेशन भी सिमिलर है। ठीक है, तो अगर एस ओ बी ट्राइंगल, देखो ध्यान से देखना, एस ओ बी, अच्छा एक बात मजेदार बात बता दूं पहले आपको, फिर बताता हूँ। मान लो मैंने ये लिखा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये सिमिलर लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज क्यू आर पी के, ऐसा लिखा है। ठीक है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब मालूम है क्या होता है कि जो ए ट्राइंगल है वो क्यू के इक्वल होगा, बी ट्राइंगल आर के इक्वल होगा, और सी एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, बी आर के इक्वल होगा। इसको देखते ही पहचान जाओगे ए किसके इक्वल, क्यू। अगर ये सही तरीके से लिखा है तो बी किसके इक्वल है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आर के, डायग्राम ही नहीं देखना, और सी किसके इक्वल है, पी के। ये तीन बातें हो गई, वो आपको याद रखनी है। एंगल कैसे इक्वल कराने, ऐसे कराने, साइड के रेशियो जब कराने होंगे तो इसी से सारा का सारा काम बन जाएगा। ए बी के साथ कौन आएगा, क्यू आर, तो क्या लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर। बीसी के साथ कौन सा रेशियो आएगा, आरपी, तो क्या लिखेंगे बीसी अपॉन आरपी। और एसी के साथ कौन सा आना चाहिए, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली एसी अपॉन क्यूपी। ठीक है, ये बात भी याद रखना। सिर्फ इसको देकर के वी कैन ऑल्सो टेल कि कौन से वाले एंगल किसके इक्वल होने वाला है और कौन से साइड के रेशियो के साथ कौन सा साइड आनी चाहिए। ठीक, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, इसी को मैं लिख रहा हूं ऐसे बना हुआ, ठीक है ना। जैसे बोला एबीसी और क्यूपीआर आपस में क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि एंगल की बात करूं अगर पहले, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, ये बना दो। बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल हो, बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। चलो ठीक, इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो सी है वो पी के इक्वल है। अब जब साइड के रेशियो लोग बच्चे, तो ध्यान रखना कि जो इक्वल एंगल हैं, जो इक्वल एंगल्स हैं, उनके सामने की साइड के ही रेशियो बनते हैं आपस में। जैसे कि ए के सामने कौन सी साइड आ रही है, बीसी आ रही है, तो बीसी का रेशियो किससे बनेगा, जो ए के साथ एंगल इक्वल है क्यू, उसके सामने की साइड। तो ए के साथ सामने कौन है, बीसी, इक्वल एंगल कौन सा है, क्यू, क्यू के सामने साइड कौन सी, पी आर। तो क्या रेशियो बनना चाहिए, बीसी अपॉन पी आर, बीसी अपॉन आरपी या पी आर, एक ही बात है। ठीक है, बन रहा है। अच्छा, बी के सामने की साइड कौन सी है, ईसी, डबल सिंबल मैंने कहा ना यहाँ, आर के सामने कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू के साथ कौन सा आना चाहिए, तो बी, दैट इज व्हाट इज दैट, एसी। तो देखो एसी के साथ क्यू पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एसी के साथ क्यू पी आ रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये देख करके भी हम डायग्राम दे करके
क्राइटेरिया को जो हमारे आउटपुट आएगा, आउटपुट का मतलब है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक सीपीएसटी बोलते हैं उसको, जैसे सीपीसीटी होता है वैसे सीपीएसटी होता है। सीपीएसटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इफ देयर एंगल्स एंड द साइड्स आर इन इक्वल रेशियोज। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर आ गई। चलो अब इसको देखो, कह रहा है अगर सीएम और एसओ भी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब साफ सी बात है कि जो एंगल सी है वो एस के इक्वल है, एंगल ए है जो ओ के इक्वल है, और एम जो है वो बी के इक्वल है। यही है, अगर ये गिवन है तो, इफ लिख दिया तो गिवन है। ठीक है, एंगल ए 39 है, बी 97 है, सी बताना है। अब बताओ सी किसके इक्वल है, तो सी इक्वल है एस के। क्या एस की वैल्यू दे रखी है? क्या एस की वैल्यू दे नहीं रखी है? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ए और बी दे रखा है, पहले एक काम करते हैं। ए दे रखा है कितना? ए दे रखा है 39 और बी रखा है 97। सी पूछ लिया है, सी किसके इक्वल है? सी तो इक्वल होगा डेफिनेटली एस के, बट एस तो गिवन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अब देखो समझना, ए के साथ कौन इक्वल आ रहा है? ए के साथ इक्वल आया है ओ, तो अगर ए 39 है तो ओ भी कितना होगा? ओ भी कितना होगा बेटा? 39 होगा। यही समझ लेते हैं, ठीक है, 39 मिल गया। अच्छा ये 39 है, ये 97 है। अगर बी 97 है तो बी के साथ कौन इक्वल है? एम, तो एम भी कितना होगा? 97 लिख देते हैं। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सी बता दो, तो सी देखो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये 39 है, ये 97 है, दोनों को ऐड करा दो, 9 7 16 कैरी 1, 9 1 10 3 13, और एंगल सम प्रॉपर्टी सी की वैल्यू निकल आएगी। 180 से माइनस करा दो, 10 में 6 4, 6 में 3 4। ठीक है ना, बात करो कि इस तरह से पकड़ना है क्वेश्चन को। ठीक, बस अब क्या देखना है, कौन सा एंगल, इसको देखना है, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको, इसको देख करके समझना सारा सारा खेल यहीं पर है। सी के साथ एस इक्वल, ए के साथ ओ के, और एम के साथ ओ, सारे एंगल्स लिख दो, आराम से बना लोगे। अच्छा क्वेश्चन था वो। इन अ टू ट्राइंगल्स, अगर डी ई एफ और पी क्यू आर की अगर बात करी जाए तो ही इज सेइंग दैट कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं डी ई एफ और पी क्यू आर, जिसमें डी और क्यू इक्वल है, आर और ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इक्वल नहीं है? डी और क्यू इक्वल है, आर और ई इक्वल है, डी और क्यू, तो ट्राइंगल्स लॉ बनाई देते हैं। ए बी, नहीं डी ई एफ, सॉरी क्या दे रखा है? डी ई एफ, और दूसरा ट्राइंगल क्या दे रखा है इन्होंने? पी क्यू आर के। मैं थोड़ा रैंडम रफ बनाता हूँ राइट जो ट्राइंगल्स हैं, आप मत बनाना, आप स्केल से बना लेना। डी के साथ क्यू इक्वल है तो मैंने यहाँ सिंबल बनाया, ठीक है। आर के साथ ई इक्वल है, ई के साथ आर इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है कि एफ आपस में पी के इक्वल होगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। अगर मैं इसके रेशियोज बनाऊं, देखो चेक करता हूँ, ईएफ के साथ पी आर, ईएफ के साथ पी आर आना चाहिए, बिल्कुल डबल ट्रिपल पी आर आर सही है। डीएफ के साथ पी क्यू आना चाहिए, डीएफ के साथ सिंगल ट्रिपल पी आर, सॉरी पी क्यू, सिंगल ट्रिपल सिंग, हो वेट वेट वेट, डीएफ, ओह यही तो है। तो डीएफ के साथ अगर मैं डीएफ की बात करूंगा तो यहाँ पे सिंगल एंगल, क्यू पे सिंगल एंगल, सिंगल सिंबल, एंड एफ ट्रिपल है, यहाँ पे पी है, तो यही गलत हो गया, दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर लिख लो, लिखने से बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इसकी सिमिलरिटी लिखना चाहूंगा तो मैं डी ई एफ और पी क्यू आर को कैसे लिखूंगा, इस एंगल की वजह से, डी ई एफ ये लिखना भी सीख लो, सिमिलर टू ट्राइंगल। ठीक है, देखो उसने ये नहीं लिखा कि इफ ट्राइंगल सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल लगाए, इसे डी ई एफ और पी क्यू आर का सीरियल सही नहीं लिखा हुआ है, इसे सेट करना पड़ेगा। तो डी ई एफ के साथ कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था आपको, सिंगल के साथ सिंगल, देखो डी के साथ क्यू आ रहा है तो डी के साथ पहले प्लेस पे कौन आएगा? क्यू। ई के साथ देखो कौन आ रहा है, ई के साथ डबल पे डबल आर, यहाँ कौन आएगा? ई के साथ आर। एफ के साथ कौन आएगा? इसका मतलब है ट्रिपल पे कौन जा रहा है? पी, तो ये होगा क्यू आर पी। अब चेक करो, इसको देख के देखना, ई एफ के साथ पी आर, ई एफ के साथ पी आर आ रहा है, डी एफ के साथ पी क्यू, डी एफ के साथ पी क्यू, सही है, कोई इशू नहीं, सही था वो। अब डी के साथ पी क्यू, डी के साथ पी क्यू, ये नहीं मिल रहा, देखो डी के साथ क्या आना चाहिए? डी के साथ क्यू आर या पी आर क्यू लिखा होना चाहिए, तो ये गलत हो रहा है। ठीक है ना, ये रेशियो नहीं बना पा रहा। या एक मिनट, एक चीज और हो सकती है, माइट भी, वो भी हम पूरा चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये इसको चेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। देखो अभी इसको जज नहीं करेंगे, इसको एक केस ऐसा हो सकता है कि मान लो कि हो सकता है उन्होंने ऐसे करा, डी इसको ऑल्टरनेट कर दिए, डीई के साथ ई एफ लिख सकते हैं क्या? डी के साथ ई एफ आएगा नहीं लिखेंगे,
और पी क्यू के साथ आर पी डी एफ नहीं, तो वो गलत, यही गलत होगा बेटा। ओके दैट डेफिनेटली दिस विल बी रॉन्ग। ये वाला देखें, डीई के साथ क्यू आर, डीई के साथ क्यू आर आ रहा है, डीएफ के साथ पी क्यू, डीएफ के साथ पी क्यू आ रहा है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी चेक कर लेते हैं, ईएफ के साथ आरपी, तो ईएफ के साथ आरपी, देखो ये करने से बड़ा आसान होता है। और डीई के साथ क्यू आर आना चाहिए, तो डीई के साथ क्यू आर आ तो रहा है, ठीक है, ये भी सही, ये रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम ट्राइंगल के रेशियोज को इक्वल, ट्राइंगल की साइड को कैसे हम इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, टाइप 6 देखो, एबीसी फिर से ये सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल है, ठीक है ना, सिमिलर है। अब इसमें गिवन है, ठीक है, ये सिंबल कैसा है, सिमिलर का है। ठीक, अब देखो एबीसी और पीक्यू आपस में कैसे सिमिलर है, इफ एएम पीएन आपस में ऑल्टीट्यूड है देन एबीसी पीक्यू। अच्छा, एक एक रिलेशन यहाँ पे और सीख लो। अगर मान लो वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी, मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ सिखाता चल रहा हूँ आपको, और ये आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड के रेशियो तो इक्वल होते ही हैं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी साथ पी क्यू आ जाएगा, बी सी के साथ क्यू आर आ जाएगा, और ए सी के साथ पी आर आ जाएगा। एक और बात है जो इक्वल हो जाती है, इनकी अगर मीडियन बना दूं मैं, ए एम और पी एन, ये मीडियन है, दे आर कॉल्ड मीडियन, ये भी क्या है, मीडियन है। तो जो मीडियंस होती है इनके रेशियो भी आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, एक ये बात भी सीख लो, ए एम अपॉन पी एन। और जो परपेंडिकुलर होते हैं 90-90 सा समझ जाओगे। मान लो इसको मैंने ए, क्या नाम देते हैं, ई, और इसका नाम देते हैं ई थोड़ी देर के लिए। तो जो परपेंडिकुलर्स हैं उनका रेशियो भी साइड के रेशियो के ही इक्वल आ जाता है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखो, ओके। तो बच्चों हाँ यस, तो कैसे इसको यूज करेंगे, उसको इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, एएम और पीएन का रेशियो ऑल्टीट्यूड है, क्या देखें, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट भाई, तो ऑल्टीट्यूड का वही रेशियो होगा तो साइड का रेशियो होगा। अब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो उन्होंने कुछ इस तरह से रखा है, डायरेक्टली भी नहीं दिया, तो ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर दे दिया 4/9। तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा वो अंडर रूट के अंदर 4/9 होगा, मतलब 2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो जो ए बी, जो ये ए बी और पी क्यू का रेशियो है वो क्या है, 2/3 का है। तो कह रहा है कि इनकी जो ए एम और पी एन है तो वो भी कितना हो, तो वो भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, जो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम और पी एन के। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर रेशियो भी वही होता है जो उनकी साइड का रेशियो होता है। करेक्ट है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते चलते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ये दो साइड्स आपस में कैसी हैं, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू, अगर पैरेलल है तो इनकी साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स अपॉन एक्स बी का जो रेशियो है, ए एक्स अपॉन एक्स बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसको सिमिलैरिटी से कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिमिलैरिटी से कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो भाई, अगर ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल, ये वाला भी आपस में इक्वल है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसे डायरेक्टली करेंगे थोड़ा सा। तो अगर ऐसा हो जाए तो छोटे वाले ट्राइंगल की छोटी साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो देगी, किसके, अनदर साइड के, मतलब एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई अपॉन बी सी हो जाएगा, अपॉन, अच्छा कैसे, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल एंड दिस द बिगर ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, व्हाई सो, बिकॉज इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर। दो ट्राइंगल कौन कौन से, छोटू और बड़ू, बड़कू, छोटा और बड़ा ट्राइंगल दोनों आपस सिमिलर है। ये मुझे सोचना ये ट्राइंगल और ये ट्रेपेजियम है, ये वाला ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो इसका नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स क्या है 1, और अगर एक्स बी की बात कर लें, अच्छा मैं आपको एक्स बी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बड़ी साइड क्या हो जाएगी, पूरा ए से लेकर के बी तक, ठीक है। और एक्स वाई वहां पर दे रखे हैं हमारे को, नहीं दे रखी, पता करनी है। ए एक्स कितना है 1 है, जबकि ए भी ध्यान से देखोगे कितना है 1 + 3 यानी कि 4 है, और एक्स वाई कितना है मालूम नहीं, पता करना है, और बी सी कितना है 6, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, मतलब 3/2, कैंसिल कराओगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1.5,
ठीक है, तो ये वाले जब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सिमिलरिटी का यूज करोगे, तुम्हारा बीपीटी मत करो, यहाँ बीपीटी लगेगा नहीं। बीपीटी एक्चुअली क्या बताती है कि मान लो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल और एक उसमें लाइन अगर पैरेलल जाए तो इन दो साइड का रेशियो इक्वल होता है, थर्ड साइड का उसने कुछ बताया नहीं कभी। ठीक है, वो सिमिलरिटी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ने कहा कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल हैं जिसमें एफ और सी आपस में कैसा है, इक्वल है। एंगल एफ और सी इक्वल है और बी और ई इक्वल है, चलो भाई दो एंगल तो इक्वल मिल गए। अब कह रहे हैं कि ए बी इज हाफ ऑफ डीई, तो ये कहना चाह रहा है एक्चुअली ए बी सी डी ई एफ। उसने बोला कि एफ सी इक्वल है, एफ के साथ सी इक्वल करा दिया, बहुत बढ़िया। बी के साथ ई करा दिया, ये भी सही है। और जो जो रिलेशन दिया वो ए बी और डी ई का दिया, तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो पाएगा भाई? अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल है, तो सिमिलर तो होने वाला है ये भाई। तो सिमिलर तो है, सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो जहां पे सिमिलर नहीं है वो हटा दो, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डेफिनेटली नॉट सिमिलर है। और क्या लिखा, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये भी गलत हो गया। तो सिमिलर है क्या, लेकिन आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है बच्चों? नहीं, क्यों? क्योंकि ए बी साइड और डीई आपस में इक्वल नहीं है। ए बी डीई का हाफ है, डीई बड़ी है, ए बी उसकी आधी है। मान लो ये 6 तो ठीक। तो यहां से बात समझो, तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, तो इसका मतलब सिमिलर है। तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, डेफिनेटली इट इज आल्सो नॉट। ठीक, क्यों? क्योंकि दो एंगल तो आपस में इक्वल मिलेगा ना कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, अगले पे आओ, अगले पे आओ भाई। ये देखो, इन द गिवन फिगर, अब आता है प्रूविंग वाले क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव, माइनस नहीं है, वी हैव टू प्रूव दैट इज सिमिलर, हमें सिमिलर प्रूव कराना है। एबीडी और ईसीएफ बहुत सिमिलर सा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये। ए बी डी और ईसीएफ पे फोकस करें, आपको बस देखना है कि दो एंगल इक्वल हो जाए, ए बी डी। अब ध्यान से देखो, ये 90 हो तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और क्या चाहिए, ईसीएफ, ई सी एफ, कौन सा चाहिए, ई सी एफ। तो भाई चलो ऐसे देखो, ई सी एफ, ये जो ट्राइंगल है, आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इन ई सी एफ, अच्छा, E is a point on side CB produced to triangle with AB equal to AC। एक और इसमें बात बोली कि AB और AC आपस में कैसे इक्वल है, तो एक बात तो बताओ, अगर ऐसा हुआ है तो ये दो एंगल आपस में कैसे हैं, नो डाउट इक्वल है। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिन दो ट्राइंगल को कराना है उसी में लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF में एंट्री मारी, ठीक है। इस ट्राइंगल का एंगल 1 किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का एंगल 2 के इक्वल है, दैट इज गिवन, है ना भाई? क्या गिवन मत लिखना, वो लिखना ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन देना पड़ेगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर कैसे, इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, 90-90 है, मतलब एंगल अगर एबीडी की बात करें तो एंगल एडीबी 90 है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल टू। और इस वाले की बात करें तो एंगल ए ई एफ सी क्या है, ईच 90, ईच 90। तो क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल, मैं 3 पेज छोड़ देता हूँ, इसको फिल करेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझ लो। देखो भाई, एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल 1 कहाँ बना है, यहाँ बना हुआ है बी पर, ठीक है। तो बी के साथ वही आएगा जो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 क्या है, सी, तो कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। डी, एबीडी में डी पे 90 बना है, डी पे एफ आएगा, तो डी के साथ, ये डी है, तो डी के साथ कहाँ आएगा, डी लास्ट में लिखा तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको। तो क्या बचा, ई बचा। वो लिखा हो ऊपर ना लिखा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही सजा के लिखना है, बाय द क्राइटेरिया
डबल ए क्राइटेरिया आप लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बस हमको इतना ही प्रूफ करना था, साइड के रेशियो लिए नहीं गए इसमें तो हम लोग नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें से क्या कह रहा है, डी और ई आपस में इक्वल है, प्रूव दैट BAC इज आइसोसेलेस। कैसे हो जाएगा भाई? देखो ऐसा है, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल आ गई तो क्या लिखेंगे, बाय CBPT से इन ट्रायंगल ABC में अगर दो साइड के रेशियो इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा बाय CBPT से। ठीक है, वो लिख देना ऊपर ही बन रहे हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो एक बात तो बताओ जरा, ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोच के बताना कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या एंगल D और एंगल B नहीं इक्वल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो क्या एंगल E इक्वल टू एंगल C नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। और D और E आपस में इक्वल है, ये गिवन है। सो व्हाट वी कैन से, एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो B के सामने साइड क्या है, एंगल B के सामने साइड AC है, और एंगल C के सामने साइड कौन सी है, पूरी पूरी बड़ी सी AB। अगर दो साइड्स इक्वल हो जाए तो व्हाट वी कैन से, सो व्हाट वी कैन से कि ट्रायंगल BAC कैसा बन जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों है इजी, क्या यूज करा, CBPT का यूज करा है, और उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करा है, दैट इज एंगल वाली। इसके बाद आओ, फिर PQR एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात है, साइड पैरेलल होने वाली। इस क्वेश्चन को यहीं पे करेंगे डायग्राम में, ठीक है ना। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जब टॉप 15 क्वेश्चन निकालेंगे, 20 क्वेश्चन निकालेंगे जो बोर्ड्स वाले हैं, तब आपको और मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। AT इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 6 है, चलो लिखा भी है यहाँ पे 6 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 सब कुछ लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है क्या पता करो, अच्छा पता करो x और y की वैल्यू क्या है। चलो चलो जान लेते हैं x और y की वैल्यू क्या है। अगर हमें देखना है, इस ट्रायंगल को देखते हैं, क्या ये दो ट्रायंगल आपस सिमिलर है, बिल्कुल है। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट, और ये वाली लाइन से अगर पैरेलल है बच्चे तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि दो साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो 6 अगर ये आ गया है और ये भी 6 है तो ये 3 तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 तो रहेगा, क्योंकि जो इनका रेशियो है भाई, इनका रेशियो है भाई, ये 6 6 1 1 का रेशियो, तो ये 3 तो ये भी 3 रहेगा। चलो भाई एक बात तो हो गई। y कैसे निकाला जाए, y कैसे निकाला जाए, अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको देखो, ये देखा, ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल है। अच्छा अब देखो, अगर पैरेलल है एक ट्रायंगल में, मान लो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, TRQ, और ये गया A और ये गया S। अगर ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ठीक है बच्चे ध्यान से देखना, और ये 6 है तो ये भी 6 ही है, ये भी 6 है, टोटल 12 है। यानी कि ये टोटल अगर मैं देखूं तो ये 1 और 2 के रेशियो में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये भी 1 और 2 के रेशियो में डिवाइडेड होगी। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वाली साइड, ये भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, डेफिनेटली इट विल बी, है ना। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है भाई, सेम रेशियो में डिवाइड होगा भाई। ये कितना है, 1 है, ये 6 6 12 हो जाएगा, तो 1:2 है, पूरा का पूरा 1:2 है। यानी कि ये छोटू ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, जो कि सिमिलर है भी, ठीक है, सिमिलर है भी, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6, तो y कितना आ गया, अच्छा ये 6 आ गया, फाइन फाइन फाइन, हमें तो y पता करना, अच्छा फाइन। अगर मैं y को वैसे यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, ये वाली साइड का रेशियो निकाल लो, या फिर हम ये वाली साइड पता कर लेते हैं। अच्छा बच्चे अगर ये 6 6 है तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, तभी तो रेशियो बराबर आएगा, तो ये हो गया 4। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो 4, तो y भी कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो x कितना आ गया था, 6, और y कितना आ गया, 4। x 6 नहीं, x 3 आया था, सॉरी, x कितना आया था, 3 आया था, x कितना आया था, 3 आया था। आराम से देख लो, क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले हम लोगों ने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कराया तो देखा वहां पे, ये 6 है तो ये 6 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दूसरे में जब हम इस ट्रायंगल में एंट्री मारे तो ये दो साइड्स आपस में कैसी हैं, ये दो साइड्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये पैरेलल हैं तो ये 6 ये 6 ये 4 तो ये भी 4 ही हो जाएगा, ये 4 है तो ये वाली भी 4 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 4 मिल गई। क्यों 4 हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 3 और 4 तो दोनों को ऐड कराओगे, ये क्या सम बोल रहा है हमसे, नहीं, x4 x3 और y4 कहीं है, x3 y4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है हमको, बड़ा आसानी से प्रूव कर लेंगे, मुश्किल नहीं आएगी। हमको बस ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल में एंट्री मारनी है। तो पहले हमसे कह रहा है कि ABD और CBE को कराओ। ABD में ये 90 है तो ये भी 90 है, और CBE तो ADB कहीं ये वाला ट्रायंगल है, और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं यहाँ पे तो वो है CBE। तो CBE कहाँ है, CBE ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है, ये 90 है, एक एंगल इक्वल आ गया, ये कॉमन एंगल आ गया, हो जाएगा। दूसरा देखो PDC, अपने आप कर सकते हैं आप,
डी सी, तो पी डी सी ये है, तो ये 90 आ गया है। और इसके साथ में जो हमको ट्राइंगल लेना है वो बी ई सी है, बी ई सी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90 और ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो ये दो बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों में क्या हो जाएगा, इजिली इट विल बी प्रूव्ड कि आपस में कैसे हैं, सिमिलर ही हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल नहीं था। इफ अ लाइन, ये तो आपको मालूम है बीपीटी है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ इंटरेस्टिंग पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बेटा ये कुछ और नहीं, ये बीपीटी का प्रूफ है। तो ये प्रूफ ऑफ बीपीटी है, तो आप आराम से हम लोगों ने करा है पहले, इसको इजिली यू विल डू अगेन, ये अपने आप से कर लो, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड स्लाइड में बता दिया था। अच्छा इसके बाद वाले पे आओ। इन अ फिगर एल पैरेलल टू एम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो एल पैरेलल टू एम, ये दो साइड कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये प्रूफ कराओ, ठीक। अब इसको देख लो क्या करना है हमको, देखो ध्यान से, हमें ए ई और बी एफ का रिलेशन चाहिए, ए ई और बी एफ, तो यानी कि ये दो ट्राइंगल हमको तो लेने पड़ेंगे। चलो भाई लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी ई और ट्राइंगल बी पी एफ में एंट्री मारी, ठीक है ना भाई। एक बात तो बताओ, इसके नाम देते हैं एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, ठीक है ना। एक बात सोचिए बताना, पहले से दिमाग में बन चुका है, हालांकि वन और फोर आपस में इक्वल है। तो व्हाट वी राइट डाउन, वी सिंपली राइट डाउन एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर के प्रॉपर्टी का नाम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री के है, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो व्हाट वी कैन से अबाउट इट, ट्राइंगल ए पी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, देखो ए के साथ कौन आएगा, फोर, यानी कि बी लिख दो, और टू के साथ आया थ्री, यानी कि पी लिख दो, और बी पी एफ यही बचा, दे लिख दो, बाय क्राइटेरिया डबल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, साइड के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। कौन कौन साइड के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, हमको चाहिए ए के साथ बी एफ, देखो ए ई अपॉन बी एफ, ए ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन बी पी या पी बी, पी बी लिख देते हैं, एक रिलेशन बन गया, इसमें काम बन जाएगा हमारा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ए सी और बी डी चाहिए, तो ए सी तो बड़ी साइड है, छोड़ देते हैं। सीई और एफ डी चाहिए, क्या चाहिए, सीई और एफ, जो कि जब इन दो ट्रायंगल कराएंगे सिमिलरली करके तो आराम से प्रूफ हो जाएगा कि जो सीई है वो सीई और डीएफ जो है, सीई अपॉन डीएफ जो है, तो सीई अपॉन डीएफ जो है, ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, सीई अपॉन डीएफ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सीपी अपॉन पीडी के इक्वल आ जाएगा, सीपी अपॉन पीडी के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमको ये दो रिलेशन मिल गए हैं, सीपी और पीडी के और इसके। अब हमको एक्चुअली एसी का रिलेशन बनाना है, एसी और बीडी कब आएगा, जब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट और ये आपस में इक्वल। तो यहाँ से व्हेन ट्राइंगल, ये आराम से आप कर लेना, ए सी पी सिमिलर टू ट्राइंगल हो जाएगा बी ए सी पी, तो बी डी पी के, पी डी पी के सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ए सी अपॉन ए सी, और ये भी क्योंकि इसके ये पूरा अगर एंगल आपस में इक्वल तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, डी बी। ए सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी लिख दो या पी बी लिख दो, एक ही बात है, और सी पी अपॉन पी डी बी है। ये इक्वेशन डाल दो, ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान से देखो तीनों इक्वेशन को, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी किसके इक्वल है, ए अपॉन बी एफ के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए अपॉन बी एफ के इक्वल है। सीई अपॉन डी एफ किसके इक्वल है, सीपी अपॉन पीडी के इक्वल है, सीपी अपॉन पीडी। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर ऐसा हो गया और ये तीनों ये दोनों चीजें क्या एपी अपॉन बीपी की जगह पे ए अपॉन, देखो ध्यान से, नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वल है, एपी अपॉन पीबी के प्लेस पे ए अपॉन बी एफ ये लिख दिया, और सीपी अपॉन पीडी हमको नहीं चाहिए, तो सी अपॉन डी एफ लिख दो, सी अपॉन डी एफ, भाई किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी बी के ही तो इक्वल है। डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, देख लो, ए सी अपॉन बी डी बीच में लिखा है, इसको बीच में लिख देना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या, बस हमको ये देखना है कि जो हमको ट्राइंगल्स में साइड्स, जो प्रूविंग में जो साइड्स आ रही हैं वो कौन से ट्राइंगल्स में आ रही हैं, उनके ट्राइंगल्स को आपस में क्या करा लो, सिमिलर प्रूव करा लो, और आसानी से काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क करो इसको। नेक्स्ट आ जाओ,
ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं, देख लो क्या है। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर। मैं यहीं पे मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइट ऑफ विजय हाउसेस, विजय का हाउस की जो हाइट है वो 20 मीटर है। व्हाइल हिज हाउस कास्ट द शैडो ऑफ 10 मीटर। भैया जो शैडो बनाएगा वो तो ये बनाएगा, तो ये शैडो ले रहा है, ये कितनी ले रहा है, ये बनाया इसने शैडो 20 मीटर। कास्ट शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द हाउस 20 है, तो शैडो 10 की बनाई है, शैडो 10 की बनाई है। एट द सेम टाइम जब सन होगा ना, सन की लाइट तो बिल्कुल सेम पड़ेगी, एट द सेम टाइम ही जा रहा है, तो सेम रेशियो में ही हाइट भी बढ़ जाती है। देखो बड़े ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी बनेगी और छोटे ऑब्जेक्ट की हाइट उसी रेशियो में छोटी बनती है, ठीक है। अब उसने मुझसे क्या कहा कि एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शैडो ऑफ 50 मीटर। तो टावर ये है, ये टावर है, तो टावर ने जो शैडो बनाई है वो 50 मीटर की बनाई है, तो ये 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10 का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को ले लूं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जो इसका साइड का रेशियो है, अगर मैं मान लो ये x है, तो जो 20 अपॉन x है, क्या वही 10 अपॉन 50 नहीं हो जाएगा? करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट बात है ना। तो यहाँ सॉल्व कर लो और पता करो कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। x इज इक्वल टू 25 से 5 मल्टीप्लाई 20, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर है, 100 मीटर का टावर है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं हमसे नेक्स्ट स्लाइड में, बड़ा सिंपल सी बात है भाई, ये 20 से 10 तो ये 50 है, तो कितना हो जाएगा, 100 ही तो जाएगा, डबल का रेशियो चल रहा है, ठीक है। अब अगले में आओ, कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर था 20, ये था 10, ये हम लोगों ने 50 पता कर लिया था x मान करके, और ये था हमारे पास कितना था, 100 था, राइट। अब यहाँ से कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। अजय की हाउस की हाइट अगर पता करनी है तो वो कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात, कुछ इन्होंने दिया हुआ है क्या, एक मिनट, पीछे क्वेश्चन पे आते हैं। While his house casts a shadow 20 meter long the ground, at the same time the tower casts a shadow 50 meter long on the ground, and अजय की जो हाउस है ना, वो भी एक शैडो बना रहा है, वो है 20 मीटर, तो बिल्कुल सेम ही चला गया, तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। तो अजय की हाउस ने 20 मीटर की शैडो बनाई है, तो अजय की हाउस ने 20 मीटर की शैडो बनाई है, 20 मीटर। अब बता दो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस, तो वो भी सेम रेशियो में बनाएगा, उसको y ले लो भाई। यहाँ से जो रेशियो हम लोग चला रहे थे वो क्या था, 20/10। अब ये क्या ले लिया y, और ये शैडो बनाई 20 की, 0 0 डाल दे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से 40 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 40। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विजय हाउस टू अजय हाउस। विजय के हाउस का जो डिस्टेंस है वो अजय के हाउस से कितना है, तो सिंपल है भाई, ये 100, ये हम लोग 10 पता किया, तो 100 + 10 110 है, इजी। तब तक ये पता नहीं चलता 100, तब तक काम बनेगा भी नहीं, ठीक, बड़ा ही आसान था, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको सारे बारीकियां समझ में आ गई होंगी। इन पर्टिकुलर लेक्चर्स हम लोगों ने क्या सीखा है, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो हम लोगों ने अंडरस्टूड कर ली हैं, समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ यू कैन डू द बेसिक क्वेश्चंस एंड आल्सो द यू कैन आल्सो डू द बाय आर.एस. अग्रवाल विद द डिफरेंट बुक। और सबसे अच्छा जो तरीका है इस वक्त मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो जितने भी सैम्पल पेपर आप जैसे हैं आपके पास, कोई बुक होगी एक्सवाईजेड, उसमें से आप सारे ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को एक जगह पर लिखो। अब देखो आफ्टर गेटिंग दिस लेक्चर कि कौन कौन से क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, ठीक है। और जो नहीं बना रहे हो, राइट डाउन ऑन कमेंट्स, देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज व्हाटएवर यू विल पुट, राइट। चलो भाई, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहो, लगे रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।